नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में सक्षमता परीक्षा से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, इसकी संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। लेकिन यह तो तय है कि जिस तरह से नियोजित शिक्षक संगठन के अग्रणी नेता वंशीधर ब्रजवासी इसमें लगे हुए हैं, निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों को सफलता मिलना तय है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आज विधान परिषद में जिस तरह से सरकार के लोगों ने शिक्षा मंत्री को घेरा और शिक्षा मंत्री का वक्तव्य जो सामने आया उससे स्पष्ट हो गया कि नियोजित शिक्षकों का जिला स्थानांतरण के हेतु 3 ऑप्शन इसलिए मांगे गए हैं क्योंकि नियोजित शिक्षकों को पहले जो है पदस्थापित किया जाएगा, उसके बाद जो है उनका स्थानांतरण होगा। शिक्षा मंत्री के बातों से ऐसा लगा कि उनका कहने का मकसद ये है कि नियोजित शिक्षक 3 ऑप्शन जो जिला का दिए हुए हैं उसी 3 जिले में ही जो है उनका स्थानांतरण किया जाएगा। तो आज उच्च सदन यानी विधान परिषद में इस मुद्दे को लेकर के गर्मा गर्म बहस चली। आइए इसको भी एक नज़र देख लेते हैं। समस्या कैसे होती? समस्या ही नहीं होती। ऐच्छिक होता ये मंत्री जी को इतने अच्छे तरीके कि लोगों को समझ ही में नहीं आता है। आदमी है महोदय, और हम आसन से यही आग्रह करेंगे कि कोई एक बोले तब भी हम लोग समझेंगे सर, सुनेंगे। और हजूर एक साथ 3 आदमी बोल रहे हैं, वो भी सत्तारूढ़ पार्टी के, तो समझिए कि किस तरह से सिस्टम कोलैप्स कर गया। महोदय वैकेंसी नहीं है शिक्षकों के सामने। अगर वैकेंसी रहेगी तब न वो देंगे कोई जिला। हम तो बार बार कह रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जाम है और शिक्षकों का संवर्ग सदैव अलग माना गया है, राज्य कर्मी के तरह उनका संवर्ग नहीं माना गया है। मैंने पत्र भी मंत्री महोदय को 3 दिन पहले दिया था हाथ में। मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा 2002 में निकाला गया था, जो कि इससे शैक्षणिक व्यवस्था पूरे राज्य की चरमरा जाएगी, इसके लिए कहा था और सरकार नहीं कहा। महोदय, हमने कहा है कि स्थानांतरण नहीं होगा इनके ऐच्छिक जगह पर, लेकिन पदस्थापन, ये पहले पदस्थापन की बात है, अभी स्थानांतरण कहाँ हो रहा है? अभी तो उनका संवर्ग बदल रहा है और संवर्ग बदलने के लिए पहले पोस्टिंग के लिए ये मांगा जा रहा है। उसके बाद तो हम बार बार कर रहे हैं। और जो प्रमोद जी का प्रश्न है, जो महिलाओं के लिए विशेष सुविधा की बात आप कह रहे हैं, जिस पत्र का हवाला हमने दिया मंत्रिमंडल सचिवालय से, जो सभी सरकारी सेवकों को के लिए निकला हुआ है, उस पत्र में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता देने की भी बात है, वो भी उससे कवर्ड होंगे। लेकिन ये आने वाले समय में, इसमें अभी तो महोदय हम साफ साफ कह रहे हैं कि अभी तो चूंकि उनका संवर्ग बदल रहा है, उनकी मांग से उनको सरकारी सेवक बनाया जा रहा है, इसलिए ये पहले पदस्थापन के लिए 3 इच्छा के जिले मांगे गए हैं। ये सब तो इनका भरा हुआ है, तो वह 3 जिला में कहाँ ब्लाइंडली देगा? माननीय मंत्री इसको स्पष्ट कर दें। पदस्थापन माननीय सदस्य, तब क्या होगा आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। कहाँ पोस्टिंग करना चाहिए? पोस्टिंग कह रहा हूँ, बिना पोस्टिंग के पढ़ा रहा है। अरे ये तो आप जबरदस्ती ये जबरदस्ती कर रहे हैं, जबरदस्ती उन लोगों के साथ। आप सिर्फ उनको सरकारी शिक्षक बनाने की बात कही है, आप उसको पनिश करना चाहते हैं। हम पूछ रहे हैं महोदय कि जो 20 साल से एक जगह स्कूल में काम कर रहा है, आप उसको कहे कि हम अब नियोजित नहीं रहने देंगे, हम आपको सरकारी बना देंगे। तो सरकारी नहीं बना के उसको आप दूसरे जगह भेज कर सरकारी बनाना चाहते हैं। आप इसका मतलब क्या है महोदय? जब आपके पास वैकेंसी नहीं है तो 3 जिला में कहा किस स्कूल में भरेगा? मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। महोदय, वैकेंसी दिखलाया जाए।
उनके साथ कहाँ न्याय हुआ? आज तो अब पदस्थापन की बात हो रही है, जो बीपीएससी से भी गए उनका, जो नियोजित शिक्षक महिलाएं हैं वो तो उनके साथ अन्याय हो रहा, वो तो जहां के तहां, वो तो अपने परिवार से दूर है। उस नियोजित शिक्षक में भी पति पत्नी दोनों का हो गया है, और एक दूसरे जगह है, एक दूसरे जगह है। प्रदर्शित करवाई जाए ताकि शिक्षक उन्हीं वैकेंसियों में से अपना पदस्थापन का विकल्प दे, ये सबसे बेहतरीन रहेगा। महोदय, ये तो हमने 3 जिला हम मांग ही रहे हैं, और वो कह रहे हैं नवल जी कि कौन 3 जिला देगा? वो 3 जिले देने हैं जहां रहने में आपको सुविधा होगी। सीधी बात है, क्यों है? जिला अपने मन से तो किसी को देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, नवल बाबू ने कहते कहते कह दिया कि आप शिक्षक के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। महोदय, सरकार शिक्षकों को पूरे सम्मान की दृष्टि से देखती है और मानती है कि शिक्षक समाज और सूबे के भविष्य निर्माता हैं। इसीलिए उन्होंने जो कहा कि आप शिक्षक को सरकारी बना रहे हैं, अरे हम कोई जबरदस्ती थोड़े बना रहे हैं। लगातार मांग हो रही थी महोदय, लगातार मांग की जा रही थी, और संयोग से सदन गवाह होगा कि यही माननीय सदस्य लोग भी इसी सदन में मांग कर रहे होंगे, और हमने तो एक तरीका निकाला है। और यह माना जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण जो है ऐच्छिक होगा। क्योंकि आपका दूसरे कोर्ट में केस लगा हुआ था, इसलिए विलम्ब हुआ है, साथी लोग लगातार फोन कर रहे हैं। तो सर, आज सुनवाई में क्या हुआ, सीधे हम अपने से नहीं बता करके हम चाहेंगे कि आप इसको दीजिए उसमें। देखिए, ऐसा है कि आज ब्रिजवासी जी, मैं सबसे पहले बताऊं कि हम लोगों की याचिका के पहले, यानी कि 19 फरवरी को एक याचिका सूचीबद्ध हुई थी, जो एक प्रमोद कुमार नामक यादव जो हैं उनके माध्यम से फाइल किया गया था, और उस याचिका में जो जिस तरह का आदेश अपनी याचिका में था टैगिंग का, उसी तरह की प्रेयर उनमें भी थी, और उसके खिलाफ याचिका आई थी। उस याचिका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और यही जो जिस बेंच में आज अपने मामले की सुनवाई हुई, इसे यही जज साहब उस मामले की भी सुनवाई किए थे, और उन्होंने आदेश दिया कि 13 मार्च को जो याचिका लंबित है पटना उच्च न्यायालय के संबंध, उस याचिका में जो अंतरिम आदेश की प्रार्थना हम लोगों के द्वारा किया गया है, उस पर हाईकोर्ट सुनवाई करके यथासंभव आदेश पारित करेगी। ऐसा ऑब्जर्वेशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 19 फरवरी को अपने आदेश में दिया है। आज जब अपने मामले की सुनवाई शुरू हुई, तो अपने तरफ से जो सीनियर एडवोकेट रंजीत कुमार जी और विनय नावरे जी थे, इन दोनों आदमी ने ये कहा कि क्योंकि 26 फरवरी से एग्जामिनेशन की शुरुआत हो गई है और ये 6 मार्च तक चलेगा, लिहाजा हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो बिहार स्कूल एक्सक्लूसिव टीचर नियमावली 2023 बनाया गया है, वह बिल्कुल असंवैधानिक है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि चूंकि हम अपना आदेश पहले पारित कर चुके हैं, हम अपने उस आदेश से बंधे हुए हैं, इसलिए आज हम कोई नया आदेश आपकी याचिका में नहीं दे सकते। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह जरूर कहा कि हम आशा करते हैं कि उच्च न्यायालय आप सबों के अंतरिम जो प्रेयर आदेश का जो प्रेयर है, उस पर गंभीरता पूर्वक 13 तारीख को विचार करके अपना आदेश पारित करेगा। तो यह एक संतोष का विषय है कि आज अपनी याचिका के जाने से यह जरूर स्पष्ट हो गया है कि उच्च न्यायालय के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज के आदेश से बढ़ेगा, और 13 मार्च को जो सुनवाई होगी उसमें आपके अंतरिम आदेश की जो प्रार्थना है, उस पर हाईकोर्ट विचार करके आदेश पारित करेगी। ऐसा उम्मीद है कि 13 तारीख को इंटरिम कुछ न कुछ ऑर्डर पास करना होगा। बिल्कुल। आज जब हम लोगों ने कहा, खासकर नावरे जी ने कहा कि ऐसा न हो कि एग्जामिनेशन खत्म हो जाए और सरकार ये कहे कि चूंकि ये नहीं दिए तो इनका माना जाएगा कि इनका कोई विरोध नहीं है, तो ये जिसको कि अंग्रेजी में एक वर्ड आता है मिसकंस्ट्रू। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नावरे जी को कहा कि नहीं, जब 13 तारीख का ऑब्जर्वेशन हमारा है तो हम आशा करते हैं कि 13 तारीख को आपके अंतरिम आदेश पर सुनवाई करके फैसला आएगा, और जो पूरी याचिका है उसकी भी जल्द से जल्द सुनवाई हो करके आदेश देगा सर्वोच्च न्यायालय। तो आप अभी सुन रहे थे अपने विद्वान अभिवक्ता आदरणीय वरुण बाबू बता रहे थे कि क्या क्या हुआ कोर्ट में। मित्रों,
आप सभी की जो उम्मीद थी, उस उम्मीद के अनुकूल हम लोगों ने भारत सरकार के पूर्व सॉलिसिटर जनरल नहीं, हम लोग तो रंजीत बाबू थे ना, जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल रहे हैं, हम लोगों ने रंजीत बाबू को रखा था, देश के जाने माने अधिवक्ता हैं। और नावरे साहब थे सीनियर एडवोकेट, उसके बाद में अजय बंसल साहब जो हरियाणा सरकार के एज हैं वो भी थे, और वरुण बाबू थे। अपने हमने एक अच्छी टीम खड़ी करी कोर्ट के अंदर में, लेकिन चूंकि पूर्व में हमारे कोई साथी आकर के, और उस समय में मुझे लगता है कि उसमें सीनियर कोई एडवोकेट क्लियर नहीं हुए थे, जिस कारण से हम लोगों को कुछ नहीं मिल सका लाभ। और कोर्ट उसी आदेश से अपने को बंधा हुआ बता करके और कहा कि चूंकि हम सेम केस में हम कुछ ऑर्डर पास कर चुके हुए हैं तो हम इससे अलग नहीं जा सकते हैं। लेकिन सरकार के एडवोकेट को कुछ डायरेक्शन वहाँ पर उन्होंने दिया। कोर्ट कहा है कोर्ट में कि आप जो है इसको 13 तारीख को जरूर देख लीजिए, इसको कि हर हाल में 13 तारीख को कुछ न कुछ इनके प्रेयर पर सुनवाई हो जानी चाहिए। चाहे जो भी हो, हम सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और आपकी बात को मजबूती के साथ रखे हैं। बिहार सरकार यह न समझे कि हाँ हम जो चाहेंगे वही करेंगे। तो हम लोग के मामले में बिहार सरकार कैबिनेट की हुई थी, पहले ही से कैबिनेट पर सरकार खड़ी थी। तो और यहाँ पर नाडकर्णी साहब एस जी हैं, सीनियर एडवोकेट नाडकर्णी साहब को जो है यहाँ पर बिहार सरकार ने खड़ा किया है। तो सरकार काफी गंभीरता से इस केस को लड़ रही है, इसलिए हम लोग भी काफी गंभीर हैं। और बहुत सारी बातें इसमें आई है जिसमें लगा कि कुछ न कुछ हम लोगों को और भी बेहतर तरीके से हाईकोर्ट में बात रखनी चाहिए। तो अब हम लोग पूरी तैयारी करेंगे और देखिए अल्टीमेटली बिहार सरकार की जो जिद है उसके हिसाब से फिर हाईकोर्ट जो भी ऑर्डर पास करे हमारे पक्ष में, अगर सरकार हाईकोर्ट अगर आदेश देगा तो फिर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट आएगी। अगर हम लोग के अगेंस्ट में आएगा तब भी हमको सुप्रीम कोर्ट आना होगा। तो मामला सुप्रीम कोर्ट आना ही आना है, ये तय है। लेकिन इस लड़ाई को लड़ना है, चूंकि यह शिक्षकों के आन बान और अस्मिता का सवाल है। घबराना नहीं है किसी साथियों को। गिरते हैं सवार ही जंग के मैदान में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपको ब्रजवासी जी मैं बता दूं कि आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के वकील जो सीनियर अधिवक्ता नाडकर्णी जी को स्पष्ट कहा है कि इस मामले की यथाशीघ्र सुनवाई करने में बिहार सरकार पूरी मदद करेगी माननीय उच्च न्यायालय के सामने, ऐसा उनको कहा गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आपके पिटीशन की गंभीरता को समझा है और बिहार सरकार के ऊपर एक मौखिक गवाह बनाने का काम किया है। तो दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।